शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। आज शुरुआत हमारी होगी पीआईबी के साथ में। पीआईबी में हम देखेंगे तेलंगाना फॉर्मेशन डे। ठीक है, तेलंगाना 28वें नंबर का राज्य बना था। ठीक है, 2 जून को इसकी स्थापना हुई थी। 2 जून को स्थापना दिवस इसका मनाया जाता है। 2014 में 28वां राज्य बना था तेलंगाना। ठीक है, 40 वर्षों का संघर्ष करना पड़ा था, इसके बाद जाके ये बिल पास हो पाया था। इसका इतिहास देख लेते हैं। तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत के 28वें राज्य के रूप में सामने आया। कब आया? 2 जून 2014 को। ये डेट याद रखना हमको। 2 जून 2014 28वें नंबर का राज्य बना था। इसीलिए हम हर साल 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाते हैं। ये पहली बार 2014 में मनाया गया जब आंध्र प्रदेश से हटकर तेलंगाना एक राज्य के रूप में विकसित हो गया था। ये दिन एक लंबे दशक तक चलने वाले आंदोलन का हिस्सा था, जिसमें भाषाई आधार पर नहीं बना था ये, बल्कि सांस्कृतिक आधार पर इसका गठन किया गया था। उस टाइम में जब राज्य बनाए जा रहे थे तो उस समय में भाषा का ध्यान रखा जा रहा था। ठीक है, जैसे पश्चिम बंगाल बंगाली बोलते हैं, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, राजस्थान में राजस्थानी बोलते हैं। इस हिसाब से राज्यों का गठन किया गया था। ये दिन उन सभी लोगों के बलिदान और सहयोग को याद करता है जिन्होंने इस अलग राज्य को बनाने में अपना जी जान लगा दिया था। हर साल तेलंगाना फॉर्मेशन डे के मौके पर कई कॉन्फ्रेंस और इवेंट आयोजित किए जाते हैं। इतिहास देखिए आप, 1 नवंबर 1956 को तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए तेलंगाना को आंध्र प्रदेश के साथ में विलय करके एक एकीकृत राज्य, इंटीग्रेटेड राज्य बनाने के लिए उस राज्य को तत्कालीन मद्रास से अलग किया गया। मद्रास से जब हमने किसको अलग किए, तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए तेलंगाना को आंध्र प्रदेश के साथ में मिला दिए हमने और मद्रास से अलग कर दिए। 1969 में तेलंगाना एरिया में एक नए राज्य के लिए विरोध और आंदोलन चालू हो गया। 1969 के आंदोलन में कई सारे सामाजिक संगठन, छात्र संघ, सरकारी कर्मचारी ने भाग लिया था। विरोध इतना हिंसात्मक हो गया था कि पुलिस फायरिंग में ही कई लोग मारे गए थे। ये विरोध का ही नतीजा था कि 1972 में अलग आंध्र प्रदेश के रूप में एक नए राज्य का गठन हो पाया था। लगभग 40 वर्षों के विरोध के बाद तेलंगाना बिल फरवरी 2014 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकसभा में पारित किया गया। बिल 2014 में भारतीय संसद में पेश किया गया और उसी साल आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को स्वीकृति मिल गई। फिर विधेयक के अनुसार तेलंगाना का गठन उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश के 10 जिलों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, 10 जिले मिलाकर के बनाएंगे तेलंगाना। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, पीएम गति शक्ति शॉर्टकट में इसको बोला जाता है। 13 अक्टूबर को इसकी शुरुआत की गई थी। देखा जाए तो रेलवे और सड़क सबके अलग अलग मंत्रालय हैं, तो रेलवे मंत्रालय, सड़क मंत्रालय सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच बनाया गया है, जिसके द्वारा करीब 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास को फुल स्पीड मिलने वाली है। ढांचा परियोजना मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल कह सकते हैं, बांध, सड़कें और भी कई सारे, हवाई अड्डे भी शायद इसमें शामिल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार 15 अगस्त को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसका ऐलान करा था। इसके अंतर्गत 16 मंत्रालयों और विभागों ने उन सभी परियोजनाओं को जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मोड में डाल दिया, जीआईएस मोड सिस्टम में, जिनको 2024-25 तक पूरा करना है। सरकार के वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार इसके बारे में कैबिनेट की नोट तैयार है और मंगलवार तक इसको मंजूरी मिल जाएगी, ऐसा पहले ही इसका इतिहास बताया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
के अंतर्गत भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान ने इस डिजिटल मंच को तैयार किया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT सभी परियोजनाओं के लिए निगरानी और कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय नियुक्त किया गया है। परियोजनाओं का जायजा लेने के लिए एक राष्ट्रीय योजना समूह नियमित रूप से बैठक करते रहेगा। किसी भी नई ज़रूरत को पूरा करने के लिए मास्टर प्लान में किसी बदलाव को मंजूरी देने को लेकर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों का एक अधिकार प्राप्त समूह गठित किया जाएगा। ठीक है, सभी राज्यों को शामिल करने की योजना भी है इसमें। सभी राज्यों को इस पहल में शामिल होने का आग्रह किया गया है, क्योंकि इससे देश भर में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के उचित कार्यान्वयन में मदद मिलेगी और आगे चलकर मंच का आंकड़ा निजी क्षेत्र को भी दिया जाने वाला है। सड़क, रेलवे, दूरसंचार, तेल और गैस जैसे मंत्रालय की परियोजनाएं इस मंच पर शामिल हैं और इससे कपड़ा तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को भी अपने पार्कों की योजना बनाने में मदद मिल सकती है। इसमें एक ही केंद्रीय नेशनल मास्टर प्लान बनाने की बात करी जाती है, जैसे कि नेशनल हाईवे बनाना है, रेलवे के फ्रेट कॉरिडोर है, माल ढुलाई के लिए जो कॉरिडोर बनाए जाते हैं, इसके अलावा गैस पाइपलाइन बिछाना है, एयरपोर्ट, एविएशन, दवाओं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फूड प्रोसेसिंग की मैन्युफैक्चरिंग करना है, डिफेंस प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आदि इसमें शामिल किए गए हैं। लक्ष्य जो रखा है गतिशक्ति योजना के द्वारा देश में उड़ान के तहत रीजनल कनेक्टिविटी में तेज़ी आने वाली है। 2024-25 तक एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रोम्स की संख्या बढ़कर के 220 हो जाएगी। ठीक, इसमें 100 नए एयरपोर्ट होंगे, 109 नए एयरपोर्ट होंगे। इसके अंतर्गत देश में 51 एयर स्ट्रिप के विकास का काम होने वाला है, 18 नए प्रोजेक्ट हैं, 12 वाटर एरोड्रोम हैं और 28 हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। इसी प्रकार से NHAI के द्वारा संचालित राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार भी 2 लाख किलोमीटर की लंबाई तक किया जाएगा। तो जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की बात गतिशक्ति के अंतर्गत की गई है, उसमें क्या क्या चीज़ें हम देख लिए कि क्या क्या बनाए जाएंगे। एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, एरोड्रम बनाए जाएंगे और हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा बताया जा रहा है जो हमारे नेशनल हाईवे हैं उनकी लेंथ भी बढ़ाई जाएगी, 2 लाख किलोमीटर तक की लंबाई का टारगेट रखा गया। 2014 में ये कितनी थी? 91,000 थी। इसी नवंबर 2021 तक ये हो गई है 1.3 लाख किलोमीटर हो जाएगा। इसी से डिफेंस उत्पादन में भी काफ़ी तेज़ी आने का अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, और 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से यूपी और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाने का भी प्लान किया गया है। इसकी वजह से भारत में करीब 1.7 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस उत्पादनों का प्रोडक्शन होने वाला है और 25% हम निर्यात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं, ठीक है, केन बेतवा केनाल लिंक परियोजना से रिलेटेड 2 नदियां यहाँ पर दिखाई गई हैं। रेड कलर से ये देख रहे हैं आप, ये यमुना रिवर है और ये जो लंबी रिवर आप देख रहे हैं ये रिवर है बेतवा रिवर और उससे कम लंबाई वाली जो रिवर है ये है अपनी केन रिवर। ठीक है, तो केन रिवर में पन्ना पड़ेगा, इसके अलावा बांदा पड़ेगा और वहीं यदि हम बेतवा की बात कर लें तो हमीरपुर, झांसी, टीकमगढ़, बेतवा, ललितपुर और सागर, इतने सारे शहर पड़ते हैं। दोनों को जोड़ने की बात करी जा रही है। इधर से ये टीकमगढ़ वाला एरिया होगा और यहाँ से ये पन्ना रिवर, यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व, दोनों को एक नहर के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। बीच में ये छतरपुर पड़ रहा है। ठीक है, पूरा बुंदेलखंड एरिया हम देखे हैं। तो इसी को लेकर के एक न्यूज़ है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें प्रावधान किया गया है कि जो केन बेतवा प्रोजेक्ट है ये ट्रांसफ़र करेगा सरप्लस वाटर केन रिवर से बेतवा रिवर की तरफ। इससे हेल्प मिलने वाली इरिगेशन, ठीक है, हम इरिगेट करेंगे ड्रॉट प्रोन बुंदेलखंड रीजन को एंड एडजॉइनिंग एरिया, और इससे जो जुड़ा हुआ एरिया जहाँ पर सूखा की कंडीशन है
दूसरी बात, 230 किलोमीटर कंक्रीट कैनाल विल पास थ्रू झांसी बांदा महोबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। 230 किलोमीटर की ये नहर बनाई जा रही है, पूरा कंक्रीट किया जाएगा इसको। ये गुजरेगी झांसी बांदा महोबा, ये यूपी में आते हैं, और एमपी में देखा जाए तो टीकमगढ़ पन्ना छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। The project will also benefit UP and MP in terms of meeting their irrigation and drinking water need। सिंचाई के लिए और पीने के पानी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं खतरे की बात कर लें तो द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स डीफॉरेस्टिंग, इसमें पेड़ों को काटा जाएगा। ए पोर्शन ऑफ द पन्ना टाइगर रिजर्व अप्रॉक्सीमेटली 10% इन एमपी। तो पन्ना टाइगर रिजर्व का जो हिस्सा है, एक तो डूबने का डर है, दूसरी बात वहाँ के पेड़ पौधे काटने का भी यहाँ पर डर है। न्यूज़ आई है कि केन बेतवा परियोजना से पूरे इलाके में नदियों को जोड़ने का रोड मैप तैयार हो गया है। जल शक्ति मंत्रालय ने अंतिम रिपोर्ट जारी कर दी है। जल शक्ति मंत्रालय ने केन बेतवा लिंक परियोजना की अंतिम रिपोर्ट जारी कर दी है। इसके अंतर्गत पूरे इलाके में नदियों को जोड़ने के रोड मैप के साथ पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण के लिहाज से, ठीक है, एक स्कीम चालू की गई है। केन बेतवा लिंक के वन्य जीवों और पारिस्थितिक तंत्र के लिए प्राणवायु बनने को लेकर जल शक्ति मंत्रालय ने ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप के लिए एक एकीकृत लैंडस्केप प्रबंधन योजना के लिए एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को तैयार किया था वन्य जीव संस्थान WII ने। इस योजना में पूरे इलाके का बारीकी से अध्ययन किया गया है। इसमें बाघ, गिद्ध और घड़ियाल जैसी जो प्रमुख जाति हैं, इनके संरक्षण और उन्हें आवास के साथ साथ बेहतर प्रबंधन देने के लिए भी एकीकृत प्लानिंग में व्यापक प्रावधान किए गए हैं। दिल्ली में एक समारोह में इसे जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव पंकज कुमार ने जारी किया था। तो जो जैव विविधता है वो उनका संरक्षण करना है, मानव कल्याण भी होना चाहिए, इसके साथ साथ में रोजगार का सृजन भी होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में ये बात कही गई है। इसके अलावा यदि किसी की ज़मीन जाती है, जो आश्रित समुदाय हैं, उनको भी हमें एडजस्ट करने के लिए इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इंडिया और इजराइल के रिलेशनशिप से रिलेटेड, ठीक है। 30 जनवरी को इंडिया और इजराइल के 30 साल हो चुके हैं फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस। इजराइल ने ओपन किया था इसकी एम्बेसी को दिल्ली में 1 फरवरी 1992 को। द इंडियन एम्बेसी इन तेल अवीव ओपनड ऑन 15 मई दैट ईयर। 1 फरवरी को इजराइल ने हमारे यहाँ पर एम्बेसी खोला, फिर हमने 15 मई को इजराइल में एम्बेसी खोली। द एनिवर्सरी कम्स एट ए टाइम द स्टेडली ग्रोइंग रिलेशनशिप इज़ इन द स्पॉटलाइट ओवर पेगासस, ठीक है। ये 30 साल ऐसे टाइम में कंप्लीट हुए थे जिस टाइम में पेगासस को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही थी। भारत सरकार के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे थे कि इन्होंने पेगासस ऐप को ख़रीदा, सॉफ्टवेयर को ख़रीदा और भारतीयों की जासूसी की। उसमें कई सारे लोग शामिल थे, नेता, विपक्ष के नेता, पत्रकार और बहुत सारे लोग। भारत और इजराइल रिलेशन में आगे बात करें तो देखिए, भारत और इजराइल दोनों ही ब्रिटेन से कुछ महीनों के अंतराल में ही आज़ाद हुए थे, लेकिन लगभग 40 साल तक ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आगे प्रोग्रेस करते रहे। भारत ने कहा कि हम किसी भी ग्रुप या संगठन में शामिल नहीं होंगे। भारत ने नॉन अलायंस मूवमेंट को ज्वाइन किया था, ठीक है। और अरब देश और सोवियत संघ, जिसको हम रसिया कहते हैं, इनके साथ में काम करते रहा।
वहीं दूसरी बात, इजराइल ने अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ में संबंधों को घनिष्ठ किए थे। यद्यपि भारत ने 1980 के दशक में अंत तक सार्वजनिक रूप से इजराइल से दूरी बनाए रखी थी, लेकिन विगत वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापक द्विपक्षीय गतिविधियां चलने लगी थी। 1992 से द्विपक्षीय संबंधों का स्तर लगातार बढ़ रहा है। रक्षा और कृषि क्षेत्र इन द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। और ये बात यहाँ पर बताई जा रही 25 साल पूरे होने को लेकर, और अभी हमें इस कुछ टाइम पहले देखे थे 30 साल हो गए हैं करके। पिछले 15 सालों में एरियल शेरोन मतलब 2003 में के बाद किसी इजरायली प्रधानमंत्री का ये दूसरी यात्रा थी। जनवरी 2018 की बात बताई जा रही है यहाँ पर। आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध की बात करें तो पिछले 25 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 200 मिलियन डॉलर से बढ़कर के 4 बिलियन डॉलर हो चुका है। इसी के परिणाम स्वरूप भारत इजराइल का 10वें नंबर का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया। भारत द्वारा इजराइल को कीमती पत्थर, धातु, रासायनिक उत्पाद, टेक्सटाइल आर्टिकल्स, पौधे और वनस्पति के उत्पाद तथा खनिज उत्पादों का निर्यात किया जाता है। भारत द्वारा इजराइल से कीमती पत्थर और धातु, रसायन, खनिज उत्पाद, बेस मेटल और मशीनरी परिवहन उपकरणों का वो आयात करता है। कृषि की बात करें तो दोनों देशों के बीच में कृषि क्षेत्र में सहयोग देने के लिए एक द्विपक्षीय समझौता भारत इजराइल कृषि परियोजना पर सिग्नेचर किया गया था। द्विपक्षीय एक्शन प्लान 2015 से 18 साइन किया गया, जिसका उद्देश्य था डेयरी और जल जैसे नए क्षेत्रों में विस्तार करना। भारत के लिए बागवानी की मशीनें, संरक्षित कृषि, बाग, कैनोपी प्रबंधन, नर्सरी प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में इजराइल विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी का हमें लाभ मिला है। इसके अलावा हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को सूक्ष्म सिंचाई और फसल कटाई के बाद के प्रबंधन में भी लाभ मिला है इजराइल की तरफ से। भारत में अब इजरायली ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी और उत्पादों को व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। रक्षा क्षेत्र की बात करें तो रसिया और अमेरिका के बाद इजराइल भारत को हथियारों की आपूर्ति करने वाला तीसरा बड़ा देश माना जाता है। टेक्नोलॉजी हम इजराइल से मंगाते हैं। दोनों देशों के सशस्त्र बल और रक्षा कर्मियों की आपस में ट्रेनिंग होती है, संपर्क वो लोग बनाए रखते हैं। साइंस के क्षेत्र में यदि बात करें तो दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के समझौता ज्ञापनों पर साइन हुए, MOU जिसको बोलते हैं। जनवरी 2014 में भारत और इजराइल द्वारा भारत इजराइल सहयोग निधि कोऑपरेशन फंड को स्थापित करने के लिए गहन अध्ययन हुआ, ताकि वैज्ञानिक तकनीकी सहयोग को बढ़ावा दे सकें, इससे नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके। न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इंडिया और इजराइल एनहेंस करने वाले हैं डिफेंस के संबंधों को। ठीक है, इंडिया और इजराइल ने थर्सडे के दिन साइन किया था विजन स्टेटमेंट, ताकि हमारी जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस कोऑपरेशन है दोनों देशों के बीच में, उसको मजबूत किया जा सके। दिस वाज एडॉप्टेड एट ए मीटिंग बिटवीन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड हिज विजिटिंग इजरायली काउंटर पार्ट बेनी गैंट्स। दोनों देश चाहते हैं कि जो हमारे रक्षा संबंध हैं उसको मजबूत बनाया जाए। कौन कौन से मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत हुई है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, थर्सडे के दिन डिस्कशन हुआ था पार्टनरशिप विद इन द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फ्रेमवर्क। ठीक है, हमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो फ्रेमवर्क होता है उसमें जो पार्टनरशिप है दोनों देशों की, उस पर डिस्कशन किया गया। मिलिट्री की ट्रेनिंग को लेकर बातचीत की गई। इसके अलावा टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन विद ए फोकस ऑन तो टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन की बात करी जाती है। इसके अलावा फोकस किया जाएगा अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जैसे कि ड्रोन्स वगैरह होते हैं ना उसमें। इसके अलावा डिफेंस की जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। आने वाले टाइम में जो फ्यूचरिस्टिक डिफेंस टेक्नोलॉजी है इसको भी एक्सचेंज करने की बात दोनों डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर करी गई थी। द मिनिस्टर्स आल्सो डिस्कस
a cooperation agreement signed between Indian Defence Research and Development Organization। हमारे यहाँ DRDO है और इजराइल का है डायरेक्टोरेट ऑफ डिफेंस R&D, दोनों के बीच में भी एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसके अलावा मिनिस्टर्स ने डिक्लेयर किया था देयर इंटेंशन टू फर्दर डेवलप डिफेंस कोऑपरेशन in a manner that harness Israel's technological and advanced operational experience। अब लास्ट में बात आ जाती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर की। तो क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया है? तो दोनों जो देश हैं वो क्लोज हैं फाइनलाइजिंग करने के लिए बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को। अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो अपने फाइनल स्तर पर पहुंच गया है। जल्दी ही इसकी घोषणा की जाती है। एक पैनल की बात यहाँ पर की जाती है, अपील्स ऑन सोशल मीडिया पोस्ट। ठीक है, यदि कोई अपील कर रहा है सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर के, तो उसके लिए एक पैनल के गठन की बात सरकार के द्वारा कही गई है। इसका जो ड्राफ्ट है ऐसे टाइम में आया है जब सेंटर का स्टैंड ऑफ चल रहा है प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ओवर कंटेंट मॉडरेशन। किस बात को लेकर के? कंटेंट के मॉडरेशन को लेकर के। अब ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें बताया गया है कि टॉप 10 कंट्री जिन्होंने सबमिट किया था हाईएस्ट नंबर ऑफ कंटेंट रिमूवल रिक्वेस्ट टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऐसे देश जो कि टॉप 10 में आते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, यहाँ पर ये देशों ने रिक्वेस्ट किया है कि आप इस कंटेंट को हटा दीजिए। इसमें कौन आते हैं? सबसे नंबर 1 पर है रसिया। अक्टूबर 2021 का ये डेटा बताया गया है। 1,79,013 रिक्वेस्ट गई थी। किसके लिए? कॉन्टैक्ट रिमूवल रिक्वेस्ट। इंडिया की तरफ से 97,000, टर्की 90,000, जापान 56,000, फ्रांस 54,000, मैक्सिको को 45,000, ब्राज़ील 36,000, साउथ कोरिया 24,000, पाकिस्तान 23,000 और जर्मनी 19,000। तो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है एक नए पैनल को लेकर के, दैट विल हैव द पावर, इसके पास पावर रहेगी टू ओवरटर्न द डिसीजन, ये डिसीजन को ओवरटर्न कर सकता है, पलट सकता है ये पैनल, रिलेटेड टू कंटेंट मॉडरेशन एंड टेक डाउन रीच्ड बाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सच एज फेसबुक, ट्विटर एंड यूट्यूब फॉलोइंग अपील्स बाय यूज़र। मतलब कि यदि इन प्लेटफॉर्म ने कोई डिसीजन दे दिया रिमूवल को लेकर के, तो उसको पलट भी सकता है ये पैनल। ऐसा सरकार अपने हाथ में पावर लेना चाहती है। मतलब सरकार को जो ठीक लगेगा उसको रखेगी और ठीक नहीं लग रहा है तो उसको सरकार हटा देगी। 2021 का आईटी रूल क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार के पास पावर रहेगी, वो बना सकती है ग्रीवांस अपीलेट कमेटी। ठीक है, एक कमेटी या फिर 2 कमेटी का निर्माण कर सकती है। ये कमेटी डील करेगी उस अपील को लेकर के जिस अपील को किसी व्यक्ति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो ग्रीवांस ऑफिसर है उसके सामने शिकायत करी थी। इसका मतलब ये हो गया, यदि यूट्यूब में कोई चीज़ किसी व्यक्ति के खिलाफ है, ठीक, इस व्यक्ति के खिलाफ है, ये यूट्यूब है, अब इसने अपील किया कि ये चीज़ को आप हटा दीजिए, ठीक है, इसमें मेरी फ़ोटो का मिसयूज़ किया गया है या फिर कुछ ऐसी बात है, तो यहाँ पर जो ग्रीवांस ऑफिसर्स रहते हैं उनके पास ही शिकायत जाएगी। एक तो ये चीज़ हो सकती है। दूसरी बात सरकार ने कही थी कि हम एक कमेटी या फिर 2 कमेटी बना सकते हैं जो कि ये जो व्यक्ति अपील किया है इस अपील को हैंडल कर सके। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं अफ़गानिस्तान से। ठीक है, अफ़गानिस्तान जिसकी कैपिटल है काबुल। ये अफ़गानिस्तान का मैप आप देख रहे हैं, डायरेक्शन देख लेते हैं इसकी। नॉर्थ की तरफ में यदि हम जाते हैं तो तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान के साथ में इसकी बाउंड्री शेयर होती है। और नीचे की तरफ चले जाओगे तो आप पाकिस्तान, ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। वहीं थोड़ा सा जो हिस्सा है इसका एकदम
ठीक है, वो किसके साथ में टच करता है? चाइना के साथ में टच कर रहा है। ये देखिए एकदम थोड़ा सा हिस्सा है इसके। यदि हम पूर्व की तरफ में जाएंगे तो अरब सागर अफ़गानिस्तान के साउथ में पड़ेगा, और जो कैस्पियन सागर है वो इसके नॉर्थ और पश्चिमी वाले हिस्से की तरफ में पड़ता है। न्यूज़ आई है कि भारत ने सीनियर डिप्लोमेट को काबुल भेजा है तालिबान से बातचीत करने के लिए। ठीक है, तो जो सीनियर लोग गए हैं उसका मतलब ये है, मिस्टर बागची का कहना है कि ये जो विज़िट है इसका मतलब ये नहीं है कि हम ग्रांट कर रहे हैं डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन किसको? तालिबान रिजीम को काबुल में। मतलब हम डिप्लोमेटिक मान्यता, जो तालिबान का शासन है काबुल में, उसको हम डिप्लोमेटिक मान्यता नहीं दे रहे हैं। जो डेलीगेशन गया था इंडियन डिप्लोमेट का, वो थर्सडे के दिन उन्होंने विजिट किया था इंदिरा गांधी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल इन काबुल, विच हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिया मेड कोविड-19 वैक्सीन्स इन द रिसेंट डेज। तो कुछ टाइम पहले जब कोरोना बहुत ज़्यादा चल रहा था, उस समय इस हॉस्पिटल के माध्यम से ही इंडिया की तरफ से वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का कहना है कि ठीक है, हम और भी ज़्यादा फूड ग्रेन्स और मेडिकल शिपमेंट सेंड करेंगे अफ़गानिस्तान आने वाले महीनों में। इट वाज आल्सो अनाउंस दैट इंडिया हैज सेंट 1 मिलियन डोजेस। भारत ने 1 मिलियन कोरोना की वैक्सीन सेंड करी है ईरान, ठीक है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग अफ़गानी रिफ्यूजीज़। जो लोग ईरान में रह रहे हैं अफ़गानिस्तान से भाग भाग कर, उनके लिए 1 मिलियन वैक्सीन की डोज भारत ने भेजा है। इसके अलावा टीम ने विजिट किया था हबीबी हाई स्कूल, विच वाज रिनोवेटेड विद असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इस स्कूल को रिनोवेट करने के लिए भारत सरकार की सहायता लगी थी। एंड द चिमताला इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन विच वाज बिल्ट बाय द पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर चिमटाला इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन है जिसको भारत की पावर ग्रिड कॉरपोरेशन कंपनी ने काबुल में स्थापित किया था। अगली न्यूज़ आई है ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड, जिसको हम क्षय रोग बोलते हैं, टीबी की बीमारी। टीबी की बीमारी का कारण है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये बिलोंग करता है माइकोबैक्टीरियासिस फैमिली। इसमें शामिल हैं 200 मेंबर। सम ऑफ बैक्टीरिया काज डिजीज लाइक टीबी एंड लेप्रोसी इन ह्यूमंस एंड अदर्स इन्फेक्ट ए वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स। जो 200 मेंबर का ग्रुप है उसमें से कुछ टीबी और लेप्रोसी फैला देते हैं। इसके अलावा कुछ वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स को भी प्रभावित करते हैं। ह्यूमंस की बात करें, टीबी मोस्ट कॉमनली इफ़ेक्ट करता है हमारे लंग्स को। ठीक है, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी टीबी। लंग्स को यदि प्रभावित कर रही है ये बैक्टीरिया तो उसको हम कहते हैं पल्मोनरी टीबी, बट इट कैन आल्सो इफेक्ट द अदर ऑर्गन जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी। लंग्स को, फेफड़ों को तो ये प्रभावित करता ही है, यदि किसी और पार्ट को भी प्रभावित कर रहा है तो उसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। टीबी इज़ ए वेरी एंशियंट डिजीज़, आज का नहीं है, काफ़ी पुराना है ये, एंड हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड टू हैव एग्जिस्टेड इन इजिप्ट एज अर्ली एज 3000 BC। 3000 ईसा पूर्व इजिप्ट में ये बीमारी को डॉक्यूमेंट किया गया था। टीबी इज़ ट्रीटेबल एंड क्यूरेबल डिजीज़, ट्रीटमेंट हो सकता है और इसकी रोकथाम भी हो सकती है। ट्रांसमिशन की बात करें तो टीबी की बीमारी फैलती है पर्सन टू पर्सन, हवा के माध्यम से। यदि कोई टीबी से प्रभावित व्यक्ति है, कफ लेता है, स्नीज करता है, ठीक है, छींकेगा, थूकेगा, दे प्रोपेल द टीबी जर्म्स इनटू द एयर, और उसी के माध्यम से टीबी के जो बैक्टीरिया हैं हवा में फैल जाते हैं और फिर अच्छे लोग भी टीबी की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। लक्षण बताए गए हैं, द कॉमन सिम्टम्स ऑफ द एक्टिव लंग टीबी आर कफ विद स्पूटम। ठीक है, इसमें कफ के साथ में खून भी आ जाता है, छाती में दर्द रहता है, कमजोरी होना, इसके अलावा वजन में लगातार कभी
फीवर एंड नाइट स्वीट्स, इसके अलावा रात में पसीना निकलना। ग्लोबल इम्पैक्ट बताया जा रहा है टीबी का किस प्रकार से है, तो 2019 में 87% ऑफ न्यू टीबी केसेस ऑकर्ड इन 30 हाई टीबी बर्डन कंट्रीज। टीबी भी जो है पार्टिकुलर एक एरिया में ज़्यादा फैल रहा है, 87% एक ही एरिया में टीबी के केसेस देखने को मिले हैं, वो है 30 हाई टीबी बर्डन कंट्रीज। 8 कंट्री ऐसी हैं अकाउंटेड फॉर 2/3 ऑफ द न्यू टीबी केसेस। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया है कि 8 देश तो ऐसे हैं जहाँ पर 2/3 टीबी के नए केसेस सामने आए हैं, और उनके नाम बता दिए गए यहाँ पर। इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका इसमें शामिल है। इंडिया की क्या हालत है, तो इंडिया ने 1.8 मिलियन टीबी केसेस रिपोर्ट किया था, ये 2020 का डाटा बताया गया। कंपेयर कर लें यदि हम तो ठीक है, एक साल पहले 2.4 मिलियन केसेस रजिस्टर किया था इंडिया ने। न्यूज़ को आप देख लीजिए, न्यूज़ में बताया जा रहा है कि जो कमेटी का पार्टिसिपेंट है टीबी से लड़ने के लिए, असम में ये काफ़ी सहायता कर रहा है। गवर्नमेंट 2025 तक टीबी संक्रमण दर को कम करने का लक्ष्य निर्धारित कर चुकी है। समुदाय को शामिल करने से असम और 3 अन्य राज्यों में टीबी के खिलाफ लड़ाई में मनोवैज्ञानिक बाधाओं को तोड़ने के लिए रणनीतिक तैयारी करने में मदद मिली है। कर्नाटक स्थित एक ट्रस्ट की ये एक पहल से पता चलता है। ट्रस्ट का नाम है कर्नाटक स्वास्थ्य संवर्धन, KHPT। 4 राज्य असम, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना। तो टीबी पर जो USAID समर्थित परियोजना चला रही है, खनन और औद्योगिक श्रमिकों, चाय बागान श्रमिकों, प्रवासियों जैसे सबसे कमज़ोर समूह को लक्ष्य करके। इसमें शामिल है शहरी कमज़ोर और आदिवासी लोग। तो जो KHPT की असम परियोजना थी, डिब्रूगढ़ में चाय बागान में काम करने वाले मजदूर, बक्सा आदिवासी आबादी, इसके अलावा कामरूप मेट्रो ज़िले में शहरी कमज़ोर लोगों को इसमें शामिल किया गया था। तो 625 टीबी रोगियों और देखभाल करने वालों को 99, मतलब कि 625 टीबी के रोगी हैं एंड केयर गिवर्स, और जो केयर गिवर्स हैं इनको बेनिफिट मिला है किसके माध्यम से, 99 ग्रुप बनाए गए थे, केयर एंड सपोर्ट ग्रुप्स, मीटिंग्स जिसमें इन्वॉल्व थे 315 कमेटी स्ट्रक्चर्स।